नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है जिस भैया भाभी के खातिर उसे घर छोड़ना पड़ा था, आज उनकी हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू नहीं रुके। दीदी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आगंतुका ने कमरे के दरवाजे पर रुक कर पूछा। कौन, क्या काम है? अपूर्वा ने डिजाइन को अंतिम रूप देते हुए पूछा। दीदी, मैं मालती। अरे मालती, तुम? कहते हुए अपूर्वा ने सिर उठाया। सामने मालती को थकी, बेबस और लाचार सी हालत में पाकर आश्चर्यचकित रह गई। वरना एक समय था जब वह स्वयं उसके आत्मविश्वास तथा काम करने के तरीके से प्रभावित थी। दीदी, मैं फिर से काम पर वापस आना चाहती हूँ, उसने धीमी तथा बुझी हुई आवाज में कहा। अवश्य, अगर तुम फिर से अपना काम संभाल लोगी तो मुझे अत्यंत ही प्रसन्नता होगी। आखिर 20 वर्षों तक तुमने मेरे साथ काम किया है। मेरे इस उद्योग को स्थापित करने में तुम्हारा भी बराबर का योगदान रहा है। अपूर्वा ने उसके खोए आत्मविश्वास को वापस लाने का प्रयत्न करते हुए कहा तथा चाय मंगवाने के लिए घंटी बजा दी। सच दीदी, कब से काम पर आऊं? मालती ने ऐसे कहा जैसे उसके शब्दों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। उसका सहयोगात्मक रुख देखकर उसके आंसू छलक आए। आज, अभी से या जब से तुम चाहो अपना पुराना काम संभाल लो। तुम्हारी शिष्या पुष्पा काम कर तो रही है, लेकिन उसे अभी और भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तुम्हारे जाने के पश्चात मुझे फिर से इन कागजों में उलझना पड़ रहा है। उसने मेज पर फैले कागजों पर दृष्टि डालते हुए आत्मीयता से कहा। यह तो आपका बड़प्पन है दीदी, वरना आज के युग में लोग स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरों के अच्छे से अच्छे कामों में भी त्रुटियां निकालने से नहीं चूकते। फिर आपकी और मेरी क्या बराबरी, मैंने तो सब आपसे ही सीखा है, मालती ने कृतज्ञता पूर्वक कहा। यह ठीक है मालती, लेकिन गुण तो तुम्हारे अंदर था, सिर्फ तराशने का काम ही मैंने किया था। अपूर्वा बात तो मालती से कर रही थी, लेकिन उसके मस्तिष्क में अनायास ही अतीत के पल उमड़ने घुमड़ने लगे थे। याद आया वह दिन जब मालती पहली बार उससे काम मांगने गई थी। उस समय वह सीधी सादी, छुई मुई, कली सी किंतु सलीकेदार तथा आत्मविश्वास से भरपूर नवयुवती थी। उसका जीवन खुली किताब था। उसने अपने जीवन का हर पल उसके साथ शेयर किया था। उसने भी बड़ी बहन के समान सदा उसका सहयोग एवं मार्गदर्शन किया था। विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही मालती के पति सुधीर का देहांत हो गया था। पति एक सरकारी महकमे में नौकर था। पीएफ ग्रेच्युटी का पैसा ससुराल वालों ने अपना हक समझकर रख लिया। कंपनी के कानून के अंतर्गत मृतक के परिवार की देखभाल के लिए पत्नी या परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देने की व्यवस्था थी। मालती नौकरी कर स्वयं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, लेकिन उसकी ससुराल वालों का कहना था कि उनके घर की बहुएं घर से बाहर कदम नहीं रखती। क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी ना दे सकेंगे? भोली भाली मालती उनकी बातों में आ गई तथा अपनी जगह उसने अपने देवर को नौकरी करने की सहमति दे दी। भाई ने भाग दौड़ करके फैमिली पेंशन दिलवा दी थी। कुछ दिन तो ससुराल में आराम से गुजरे, फिर धीरे धीरे वह उन पर बोझ बनती चली गई। घर के समस्त कार्य एक एक करके उसके हिस्से में आते चले गए। पेंशन भी उसकी सास रखने लगी। अपनी दैनिक आवश्यकताओं की एक एक वस्तु के लिए उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ने लगा था। एक दिन थक कर टूट कर कभी न लौटने का निश्चय किए मायके चली आई। माता पिता भी मालती की दशा देखकर व्यथित थे, लेकिन कुछ भी कर पाने में स्वयं को असमर्थ पा रहे थे। उसकी माँ ने उसकी कमसीन उम्र को देखकर एक दिन पिता से कहा कि क्यों न मालती का पुनर्विवाह कर दिया जाए। उनकी बात सुनकर वह क्रोधित हो उठे तथा बोले, तुम्हारे मुंह से ऐसी बात कैसे निकली? कहीं ब्राह्मण खानदान में दूसरा विवाह भी होता है? लोग क्या कहेंगे? कौन हमारे भरत को अपनी कन्या देगा? माँ चाह कर भी न कह पाई कि एक स्त्री होने के कारण ही नारी के मन की व्यथा को समझकर ही उसने प्रस्ताव रखा है। आज विज्ञान की सहायता से वैज्ञानिक भले ही चांद तथा अन्य ग्रहों पर जीवन के लिए प्रयत्न कर रहे हों, लेकिन सामान्य मानव के लिए चांद आज भी पूजनीय, वंदनीय है। तभी तो आज भी कितने ही व्रत, तीज, त्योहार चांद देखकर ही मनाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में मानव की पुरातन पंथी सोच को क्या इतनी जल्दी परिवर्तित कर पाना संभव है? वह भी विशेषतया पुरुष की, जो स्वयं को संसार का नियंता समझता है। स्त्री उसके लिए आज भी दोयम दर्जे की वस्तु है, जिसे वह जब जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। मालती की माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अंधविश्वासों तथा आडंबर युक्त रूढ़ियों से कोसों दूर थी।
उन्होंने अपने पुत्र पुत्री में कभी भेदभाव नहीं किया था। पुत्र के समान ही मालती को भी शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर दिए गए थे। मालती ने ड्रेस डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया था, किंतु शीघ्र विवाह होने के कारण वह अपनी रुचि को अंजाम नहीं दे पाई थी। इस दुखद घटना के बाद माता पिता को विश्वास में लेकर काम करने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने उसे सहर्ष आज्ञा दे दी। काम करेगी तो कम से कम किसी पर निर्भर तो नहीं रहेगी। इस सोच के तहत उन्होंने मालती को काम करने की आज्ञा दे दी। उनसे भी बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा था। उनसे सहयोग प्राप्त कर उसने घर पर ही काम प्रारंभ कर दिया। अपनी बनाई ड्रेसों के जो वो रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर ले गई, उसकी आशा के अनुरूप उसकी बनाई ड्रेसों को सराहना मिली तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसके काम में और भी निखार आता गया। समय के साथ भाई का विवाह हो गया। पुत्र के विवाह के पश्चात माता पिता दोनों ही तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे, लेकिन लौटे ही नहीं। एक बस एक्सीडेंट में पल भर में ही वे पंच तत्व में विलीन हो गए थे। भाभी को अब वह अवांछित लगने लगी थी। तिल का ताड़ बना देने वाली उनकी आदत के कारण उनकी हरी भरी बगिया में अब फूलों का स्थान कांटों ने ले लिया था। यद्यपि मालती अपनी पूरी पेंशन प्रारंभ से ही भाभी के हाथ में रख दिया करती थी तथा ड्रेस डिजाइन के काम से मिले रुपयों से अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी, किंतु अब भाभी की नज़र उन रुपयों पर भी थी। अतः वक्त बेवक्त महंगाई का रोना लेकर बैठ जाया करती। हालात यह हो गई थी कि उसे 2 वक्त की रोटी देने में भी उन्हें कष्ट होने लगा था। एक बार मालती ने सोचा भी कि सारा पैसा भाभी के हाथ में रख दे, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ ने उसके बढ़े हाथों को रोक लिया। यदि सारा पैसा भाभी को दे देगी तो वक्त ज़रूरत पर क्या उससे उनके सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। घर में असहनीय तनाव होने के कारण मालती के काम पर भी असर होने लगा था। अतः उसने अलग रहने का फैसला कर लिया था। तभी पेपर में अपूर्वा के द्वारा दिया गया विज्ञापन देखकर वह उसके पास अपने हाथ की बनी कुछ ड्रेसेस लेकर काम मांगने आई। उसे उसके समान हुनर वाली लड़की ही चाहिए थी, अतः तुरंत ही काम पर रख लिया। मालती ने रहने की समस्या बताई तो घर के समीप के वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल का पता दे दिया। उसकी वार्डन उसकी मित्र थी, अतः आसानी से उसे दाखिला मिल गया था। मालती की मेहनत लगन देखकर अपूर्वा को स्वयं भी आश्चर्य होता था। जो भी डिज़ाइन वह कागज़ पर बनाती उसे वह उतनी ही कुशलता से कपड़े पर भी उतार देती थी। कभी कभी तो वह इतने अच्छे सुझाव देती थी कि उसे स्वयं अपनी डिज़ाइन में परिवर्तन करना पड़ जाता था। उसकी मेहनत से बुटीक का काम सुचारू रूप से चल निकला था। अपूर्वा ने अपनी ड्रेसेस की प्रदर्शनी लगाई तो सभी ड्रेसेस हाथों हाथ बिक गई तथा कुछ के ऑर्डर भी मिल गए। धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ता गया तथा उनके गारमेंट्स को विदेशों में भी पसंद किया जाने लगा, जिसके कारण वह ऑनलाइन एक्सपोर्ट भी करने लगी। ऑर्डर को शीघ्र पूरा करने के लिए कुछ नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ी। उसका काम अब बाहर के लोगों से डीलिंग करना ही रह गया था, जबकि डिज़ाइनिंग, मेकिंग एवं भेजे जाने वाले सामान की पैकिंग की संपूर्ण जिम्मेदारी मालती ने अपने कंधों पर ले ली थी। मालती के मस्तिष्क में मानो डिज़ाइनों का अंबार भरा हुआ था। एक से बढ़कर एक डिज़ाइन को मूर्त रूप देकर वह ऐसे प्रसन्न होती थी मानो छोटे बच्चों को नया खिलौना मिल गया हो। जैसे ही उसे अपने प्रोजेक्ट में सफलता मिलती वह दुगुणित आत्मविश्वास के साथ अपने नए प्रोजेक्ट पर काम प्रारंभ कर देती। रुकना तो उसने सीखा ही नहीं था। नदी की लहरों की भांति वह हर बाधा को पार कर निरंतर बढ़ते ही रहना चाहती थी। काम की अधिकता के कारण 2 शिफ्ट में काम करना प्रारंभ करना पड़ा। वही दोनों शिफ्ट की इंचार्ज थी। देर रात तक मालती को काम करते देखकर कभी उसे घर जाने के लिए कहती भी तो वह कहती, दीदी घर तो प्राणियों से बनता है, वहाँ कौन मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं तो हॉस्टल में रहती हूँ, यहाँ रहूँ या वहाँ क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ भी अकेले ही बैठना है तो फिर क्यों ना यहीं रहकर कुछ काम करती रहूँ, और कुछ नहीं तो मानसिक संतुष्टि तो मिलेगी। उसके उदास चेहरे को देखकर अपूर्वा कुछ भी कहने का साहस नहीं कर पाती थी। उसकी काम के प्रति निष्ठा एवं लगन देखकर निज उद्योग के भविष्य की ओर से निश्चिंत हो चली थी। एक दिन दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर जब कार्यालय पहुंची तो पता चला कि मालती नहीं आई है। पिछले 5 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ था कि वह 10 बजे तक काम पर नहीं आई थी। मन में चिंता हुई कि कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई। अकेली जान, कोई सेवा सुसुरवा करने वाला भी नहीं है। किसी पता लगाने के लिए भेजने ही वाली थी कि एक लड़की जो शायद उसकी रूममेट थी, उसने आकर पर्चा दिया।
साथ ही उसने कहा कि मालती के भाई की मृत्यु हो गई है, अतः वह सुबह की बस से ही घर चली गई है। लगभग 15 दिनों पश्चात लौटी तो भाई से बिछड़ने का गम चेहरे पर विद्यमान था। कैसा भी था तो उसका अपना सगा भाई ही। जब तक रहा रेशम के कच्चे धागों को बंधवाने बिना नागा आता रहा, जब तब उसकी खोज खबर भी लेता रहा था। भाभी से उसकी नहीं बन पाई तो उसमें उसका क्या दोष। भाई और भतीजा अब बेसहारा हो गए थे। वहाँ वह किराए के मकान में रहते थे। मायके में भी ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें साथ रखने, उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार होता। मालती उस स्थिति से गुजर चुकी थी, अतः 2 कमरे का फ्लैट लेकर उनको अपने साथ लिवा लाई। जिस भाभी के कारण उसे भाई का घर छोड़ने को मजबूर होने पड़ा था, वही आज उनके बुरे दिनों में काम आई है। इस एहसास ने उसकी भाभी की मन स्थिति में भी परिवर्तन ला दिया था। अब वह मालती की हर सुख सुविधा का ख्याल रखती थी। बेटे दिवाकर का भी मालती ने एक कॉन्वेंट स्कूल में नाम लिखवा दिया था। उस समय अपूर्वा को महसूस हुआ था आज के युग में इंसान कितना स्वार्थी हो गया है। जब वह खुशियों से सराबोर रहता है तो अपनों की भी परवाह नहीं करता, लेकिन वही विपत्ति के समय उन अपनों का सहारा लेने से नहीं चूकता। मालती जैसे लोग कम ही इस दुनिया में मिलते हैं। मालती अतीत को विस्मृत कर अपने नए नीड़ के निर्माण में जुड़ गई थी और शायद इससे सफल भी रही थी, जिसके कारण उसके चेहरे पर अब असीम शांति नजर आने लगी थी। अब रात देर तक नहीं रुकती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी भाभी और भतीजा दिवाकर भी उसके इंतजार में भूखे बैठे होंगे। घर का सुख उसे अब प्राप्त हो रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद उसकी कुशलता में कोई कमी नहीं आई थी, वरन वह सारे काम और भी तत्परता से करने लगी थी। दिन बीत रहे थे, कार्य उत्तरोत्तर प्रगति पर था। एक दिन जब मालती फिर काम पर नहीं आई, पता लगवाने पर पता चला कि उसकी भाभी फिसलकर गिर गई हैं, जिसके कारण उसके सिर में काफ़ी चोट आई है तथा वह अस्पताल में एडमिट है। अपूर्वा अस्पताल में मालती से मिलने गई तो वह उसे देखते ही फपक फपक कर रो पड़ी। उसे रोता देखकर उसके आंचल को हाथ में पकड़े 6 वर्षीय भतीजा दिवाकर भी रोने लगा। उसे गोद में उठाकर अपने सीने से लगाते हुए बोली, दीदी, कहते हैं कि हर अंधेरे के पश्चात उजाला होता है, लेकिन मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा क्यों लिखा है दीदी। अपूर्वा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा था, सब कुछ ठीक हो जाएगा, धैर्य रखो। लेकिन सब कुछ ठीक कहाँ हुआ था। तीसरे दिन भी सिर की मामूली किंतु अंदरूनी चोट उसकी भाभी की मृत्यु का कारण बन गई थी और मालती के ऊपर उसके नाबालिग पुत्र की परवरिश की जिम्मेदारी आ गई थी। अब मालती का आना जाना अनियमित होने लगा था तथा जब तक छुट्टी की आवश्यकता भी पड़ जाती, लेकिन जब भी आती वह अपना काम पूर्ण तन्मयता से करती, जिसके कारण चाहते हुए भी वह क्रोधित नहीं हो पाती थी। उसकी उलझन समझकर एक दिन वह स्वयं बोली, दीदी, अब मैं दिवाकर के कारण पहले जैसा काम नहीं कर पा रही हूँ। पुष्पा में लगन और कल्पनाशीलता है, अतः उसे काम सिखा रही हूँ, जिससे मेरे अनुपस्थित रहने पर आपको कोई परेशानी न हो। धीरे धीरे पुष्पा काफ़ी काम संभालने लगी थी, लेकिन उसके कार्य में मालती जैसी निपुणता नहीं थी। अपूर्वा को फिर पहले की तरह काम करना पड़ रहा था, कोई रहे या न रहे, फिर भी काम तो चलता ही है। यह तो प्रकृति का शाश्वत नियम है। मालती 1 हफ्ते से ज्वर के कारण नहीं आ पा रही थी। शहर में एक प्रदर्शनी लगने वाली थी, जिसमें अपूर्वा ने भी एक स्टॉल बुक करा लिया था, किंतु मालती की बीमारी के कारण तैयारी पूर्ण रूपेण नहीं हो पा रही थी, या वही उस पर इतना अधिक निर्भर हो गई थी कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कहीं कहीं कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। वैसे तो पुष्पा ठीक ही कार्य कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों सदैव लगता रहता था कि अभी कुछ कमी रह गई है। वह पुष्पा के साथ प्रदर्शनी के बारे में बात कर रही थी कि मालती हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर आई। कमजोरी के बावजूद वह बेहद खुश नजर आ रही थी। उसने उसके पास आकर उसे मिठाई का डब्बा देते हुए कहा, दीदी, आपके आशीर्वाद से दिवाकर इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में सफल हो गया है। मालती के अंग अंग से प्रसन्नता झलक रही थी, चेहरे पर आत्मसंतोष छाया हुआ था। एक योग्य संतान की माँ होने का अभिमान भी था। माँ, हाँ, माँ ही तो थी वह दिवाकर की। भले ही दिवाकर ने उसकी कोख से जन्म न लिया हो, लेकिन माँ की ममता वात्सल्य से भरे उसके आंचल में ही उसने अपना बचपन व्यतीत किया था। सुख दुख के क्षण साथ साथ बिताए थे। अंतिम समय पर मालती ने अपना कार्यभार संभाल कर प्रदर्शनी को सफल बना दिया था।
इस बार भी लाखों के ऑर्डर मिल गए थे। दिवाकर को इलाहाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया था। अब उसे जब तब एडवांस की आवश्यकता पड़ने लगी थी। हॉस्टल का खर्चा, फीस, किताबों के लिए पैसा चाहिए था। कुछ दिन पूर्व उसने अपने लिए एक फ्लैट बुक करवाया था, अतः काफ़ी पैसा उसकी किस्तें भरने में चला जाता था। हाथ कुछ तंग हो चला था। दिवाकर से जाने के पश्चात एक बार फिर वह अकेली हो गई थी, अतः पुनः उसका काफ़ी समय नई नई डिज़ाइनों के निर्माण में व्यतीत होने लगा था। दिवाकर पढ़ने में अच्छा था। समय के साथ पढ़ते पढ़ते ही कैंपस सिलेक्शन के द्वारा उसको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। अकेले रहने पर उसको खाने की परेशानी हो रही होगी, सोच सोच कर वह परेशान रहने लगी थी। एक दो बार वह जाकर दिवाकर के पास रह भी आई थी। दिवाकर के लिए अच्छे रिश्ते आने लगे थे। जब भी कोई रिश्ता आता तो वह उससे अवश्य सलाह लेती। आखिर एक सुंदर कन्या देखकर दिवाकर का विवाह कर दिया। दिवाकर की कंपनी की एक ब्रांच इस शहर में थी, अतः उसने अपना ट्रांसफ़र यहाँ करवा लिया। वह अपनी माँ जैसी बुआ को बहुत चाहता था। बहू दीप्ति भी उसे अत्यधिक मान सम्मान देती थी। दीप्ति भी एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। साल बीतते बीतते ही वह दादी बन गई थी। उसने एक बार फिर पूरे स्टाफ को मिठाई खिलाई। एक दिन आकर बोली, दीदी, दिवाकर कह रहा है बुआ, जब बेटा बहू दोनों कमा रहे हैं तो आपको नौकरी करने की क्या आवश्यकता है। बहुत दिन नौकरी कर ली, अब आराम करने के दिन हैं। घर में रहकर आराम से रहो, पोते को खिलाओ। सच दीदी, उनकी बातें सुनकर अब मुझे भी लगने लगा है कि कुछ दिन आराम कर लूँ। मेरे अपने खर्च के लिए तो मेरी पेंशन ही काफ़ी है। उसकी इच्छा का आदर करते हुए अपूर्वा ने अपने पूरे स्टाफ के साथ उसे भावभीनी विदाई दे दी थी। उस समय अपूर्वा की आंखें भी भीग आई थी। जाते समय उसने मालती से कहा था कि वह अपने निर्णय पर एक बार पुनः विचार कर ले, क्योंकि उसके अनुसार जब तक इंसान में क्षमता है तब तक कुछ न कुछ करते ही रहना चाहिए। विशेषतया प्रतिभावान हुनर वाले व्यक्ति को तभी उसे आत्मसंतोष मिल पाता है, अन्यथा अभिव्यक्ति पाने को बेचैन उसकी प्रतिभा अंदर ही अंदर घुट घुट कर उसके अंतर मन को खोखला कर उसे असामान्य इंसान में तब्दील कर देती है, जो न केवल अपने लिए वरन समाज के लिए भी असहनीय बन जाता है। मेम साहब, चाय। आवाज़ सुनकर वर्तमान में लौटा तो मालती को अपनी ओर एकटल निहारते पाया, मानो पूछ रही हो, मेरे लिए क्या आदेश है। विगत वर्षों में अचानक ऐसा मालती के साथ क्या घटा कि आज 7 वर्ष पश्चात उसे फिर काम मांगने उसके पास आना पड़ा। मालती का चेहरा झुर्रियों से भर गया था। आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद हो गए थे। कुछ वर्षों में ही वह अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी दिखने लगी थी। उसे देखकर उसके मन में उथल पुथल होने लगी थी। दूसरों के निजी मामलों में हस्तक्षेप न करने के उसके अपने वसूल को ताक पर रखकर चाय उसकी ओर बढ़ाते हुए पुनः काम करने की इच्छा का कारण न चाहते हुए भी मैं पूछी बैठी। अपूर्वा का प्रश्न सुनकर मालती की आंखें भर आई तथा दिल का दर्द जुबां पर आ ही गया। दीदी, सिर्फ आप ही हैं जिसने मैंने अपनत्व पाया है, जिनसे अपने मन की बातें बेहिचक कह पाई हूँ। आपसे ही अपनी समस्याओं का निदान भी पाया है, पर अब लगता है, पता नहीं, कुछ दिनों से मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद दिवाकर और दीप्ति ने अपने बच्चे पालने के लिए ही मेरा काम छुड़वाया था। अब जब उनके दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे हैं तो मैं उनकी आंखों में किरकिरी बनकर खटकने लगी हूँ। यद्यपि वे कहते कुछ नहीं है, लेकिन उपेक्षा का एहसास तो एक जानवर भी समझ लेता है, और फिर मैं तो हाड़ मांस की बनी जीवित इंसान हूँ। दीदी, कल बहू कह रही थी कि बुढ़िया न जाने पेंशन का क्या करती है, यह भी नहीं समझती कि घर का खर्चा कैसे चल पाता है। दीदी, वैसे दोनों अच्छे हैं, कोई शिकायत नहीं है मुझे उनसे। शायद किसी तनाव या बढ़ते खर्चे के कारण बहू के मस्तिष्क में ऐसे विचार आए हों। अब बच्चे हर बात हम बुजुर्गों से शेयर भी तो नहीं करते, और मेरा पूछना शायद उन्हें अच्छा न लगे। दीदी, यह ठीक है कि वे खाना देते हैं, लेकिन कपड़े, दवा तथा रिश्तेदारी में लेन देन तो मुझे अब भी करना पड़ता है। सरकार द्वारा मिल रही यह पेंशन ही तो मेरा संबल है। यदि मैं पेंशन उन्हें दे दूंगी तो मेरे हाथ में क्या बचेगा दीदी। बच्चे जब टॉफ़ी आइसक्रीम के लिए पैसे मांगेंगे तो क्या मैं उनके सामने हाथ फैलाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा है कि घर के खर्च में सहायता करने के लिए फिर से काम प्रारंभ कर दूं। आपके साथ मैंने इतने दिन काम किया था, तब मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप मुझे काम देने के लिए मना नहीं करेंगी। अतः मन में विचार उठते ही सीधे आपके पास ही चली आई। मालती ने अपूर्वा की ओर देखते हुए कहा, मुझे तो तुम्हें काम पर रखकर प्रसन्नता ही होगी, लेकिन दिवाकर तुम्हें फिर से काम करते देखकर बुरा नहीं मान जाएगा।
आखिर उसी के कहने से ही तो तुमने काम छोड़ा था, अपूर्वा ने कहा। दीदी वह बुरा क्यों मानेगा, उससे कह दूंगी कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, स्कूल जाने लगे हैं, अकेले घर में मन नहीं लगता, काम करने की आदत रही है, अतः फिर से काम करना चाहती हूँ। आज की परिस्थिति में मेरे लिए यही उचित है और शायद सम्मानजनक तरीके से रहने का साधन भी है। दीदी जी तो जानवर भी लेते हैं, लेकिन आत्मसम्मान खोकर जीने का अर्थ क्या जीवित रहते हुए भी मृत्यु शैया पर लेटकर सांसें गिनने के समान नहीं है। कहते कहते वह हांफने लगी थी, लेकिन फिर भी बिना रुके बोली ही जा रही थी। दीदी आपकी कही बातें अब मुझे याद आ रही है। सच अब मुझे यही लगता है कि मेरे जैसे इंसान को कभी खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए। कुछ करते रहने से ही तन मन स्वस्थ रहता है तथा लोग भी इज्जत देते हैं, वरना घुन खाई लकड़ी की तरह जीवन ढहने लगता है। कहते कहते उसकी दृष्टि निरंतर चलते पंखे पर ठहर गई थी। शायद उसी की तरह वह निरंतर चलते रहना चाहती थी, बिना थके बिना रुके। उसकी सूनी आंखों में खामोशी के साथ दर्द तिर आया था, लेकिन उचित निर्णय के कारण चेहरे पर आत्मसंतोष की झलक भी दिखाई दे रही थी। अपूर्वा सोच रही थी, बेचारी मालती पूरे जीवन ही दुख झेलती रही। शायद कुछ लोग पैदा ही दुख झेलने के लिए होते हैं। इसके साथ ही अपूर्वा इस उम्र में भी मालती के हौसले तथा जीवन जीने की इच्छा की कायल हो गई थी। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।